दोस्तों, सर एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स और आइडियाज़ के चलते हमको इस ब्रह्मांड को समझने का एक नया रास्ता दिखाया था। उन्होंने समय और ब्रह्मांड को एक नए नज़रिए से देखा था। आइंस्टीन का मानना था कि टाइम एक भ्रम है, टाइम इज़ द इल्यूजन। आइंस्टीन के द्वारा बताई गई रिलेटिविस्टिक इक्वेशन के द्वारा हमको ये मालूम पड़ता है कि समय पूरे ब्रह्मांड में एक रफ्तार से नहीं चलता। जब जब चीज़ों की गति तेज होती जाती है तब तब समय की रफ्तार उतनी ही धीमी होती जाती है। इसी के साथ साथ उनकी इक्वेशन के द्वारा हमको ये मालूम पड़ता है कि स्पेस और टाइम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि ब्लैक होल पर चल रही घड़ियों का टाइम हमारी पृथ्वी पर चल रही घड़ियों के टाइम के मुकाबले कितना स्लो होता है। ब्लैक होल्स के पास मौजूद प्लैनेट्स के कुछ घंटे पृथ्वी के कई सालों के बराबर होते हैं। तो मतलब क्या है कि टाइम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो करता है। अब इन्हीं सब रीजन के चलते हमारे पास टाइम ट्रैवल करने का वन वे रास्ता मौजूद है, और वो है ट्रैवलिंग टू द फ्यूचर, जिसको आइंस्टीन की इक्वेशन भी अलाउ करती है। अगर किसी स्पेसशिप में हम स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज यात्रा करें तो हमारे स्पेसशिप में चल रही घड़ियों का टाइम हमारी पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों के टाइम के मुकाबले काफ़ी स्लो हो जाएगा, और जब हम स्पेसशिप से उतरेंगे तो वो हमारे लिए पृथ्वी का फ्यूचर होगा। आई थिंक ये सारी बेसिक बातें आप सब पहले ही जानते होंगे, लेकिन आज हम एक समय के डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसको कहा जाता है एरो ऑफ टाइम। आप में से कुछ लोग इसको डायरेक्शन ऑफ टाइम भी कहेंगे कि समय किस दिशा में फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसमें आज हम एरो ऑफ टाइम को कवर करेंगे। देखिए, अगर आप समय को पूरा डिटेल में एनालाइज करो तो आपको इस बात का अच्छे से एहसास हो जाएगा कि बचपन से हम टाइम को तीन तरीके से समझते हुए आ रहे हैं। पहले तो वो टाइम जिसको हम अपनी घड़ियों में देखते हैं, यानी कि करंट में जो चीज़ें हो रही हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। अब दूसरा वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो घट चुकी हैं, जिसको हम केवल अपनी यादों में ही याद करते हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते, उसको हम पास्ट कहते हैं। और तीसरा वो इवेंट जो कि भविष्य में होने वाले हैं, जिनके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं होती, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। बचपन से हम सब समय को इन्हीं तीन नज़रियों से देखते हुए आ रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लाइक इस इमेज को देखिए, इसमें आप प्रेजेंट पर मौजूद हो। जितने भी इवेंट हो चुके हैं या फिर जितने भी इवेंट बीतते जा रहे हैं उसको हम पास्ट कहेंगे। जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं उनको हम फ्यूचर कहेंगे। और आप लगातार फ्यूचर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो, और आपके लिए समय की यही डायरेक्शन होगी। हमारे ब्रह्मांड में समय केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और वो डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मूवमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम को ही हम एरो ऑफ टाइम कहते हैं। तो मतलब एरो ऑफ टाइम हम समय की डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ करते हैं, और हमारे लिए वो डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर। अब बड़े स्केल पर तो हम इसको आराम से कह देते हैं कि एरो ऑफ टाइम पास्ट से होता हुआ प्रेजेंट के बाद और फ्यूचर की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है। बट अगर आप फिजिक्स के नज़रिए से देखो तो एरो ऑफ टाइम अपने आप में ही एक डिफरेंट टॉपिक है। दरअसल फिजिक्स में हमने एरो ऑफ टाइम को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम, दूसरा कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, और तीसरा क्वांटम मैकेनिकल एरो ऑफ टाइम। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम। तो थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम एंट्रोपी के साथ जुड़ा हुआ है। अब एंट्रोपी का जिक्र हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है, जो कि हमको ये कहता है कि इस यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि एरो ऑफ टाइम उस डायरेक्शन में रहेगा जहाँ पर अमाउंट ऑफ एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। अब एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की अमाउंट ऑफ रैंडमनेस को दर्शाता है, मतलब प्रोसेस कितनी रैंडम होती है, एंट्रोपी हमको ये बताती है। लाइक अगर कोई ग्लास टेबल पर रखा हुआ है तो वो उसकी मिनिमम एंट्रोपी स्टेट होगी, लेकिन अगर वही टेबल पर रखा हुआ ग्लास अचानक से नीचे गिर जाता है तो वो उसकी हाई एंट्रोपी स्टेट होगी। मतलब प्रोसेस कितनी रैंडम होती है, रैंडमनेस के अमाउंट को दर्शाने के लिए एंट्रोपी का यूज़ किया जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स हमको ये कहती है कि एरो ऑफ टाइम हमेशा हाई एंट्रोपी स्टेट की तरफ जाएगा, और अगर थर्मोडायनेमिक्स की माने तो पास्ट लो एंट्रोपी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर हाई एंट्रोपी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अनुसार एरो ऑफ टाइम हमेशा हाई एंट्रोपी स्टेट की तरफ जाना चाहेगा, यानी कि फ्यूचर की तरफ जाना चाहेगा, और ऐसा होता भी है। तो ये था थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम के बारे में कि टाइम का एरो बढ़ती हुई एंट्रोपी स्टेट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम ग्रेविटी के साथ रिलेटेड है। कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम ये प्रेडिक्ट करता है कि यूनिवर्स अपनी एक्सपेंडिंग स्टेट में है,
सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब एरो ऑफ टाइम यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पूरी हद तक कॉन्शियसली यूनिवर्स के एक्सपेंशन को महसूस नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन एरो ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए अभी भी ये चैलेंज बना हुआ है कि क्यों बिग बैंग के समय यूनिवर्स अपने लो एंट्रोपी स्टेट में था। बट कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स के बर्थ के समय किसी और पैरेलल यूनिवर्स का भी जन्म हुआ होगा, जिसमें टाइम किसी और ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। मे बी ये बात सही हो तो ये था कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि एरो ऑफ टाइम उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा होगा। नाउ अब तीसरा है क्वांटम मैकेनिकल एरो ऑफ टाइम। क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा मैकेनिज्म श्रोडिंगर इक्वेशन और वेव फंक्शन के कोलैप्स पर डिपेंडेड है, जो कि एक टाइम एसिमेट्रिक फिनोमेनन है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की लोकेशन उसके वेव फंक्शन के द्वारा बताई जा सकती है, और वेव फंक्शन को काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटीज़ देता है जहाँ पर क्वांटम पार्टिकल मौजूद हो सकता है। और ये वेव फंक्शन तब कोलैप्स होता है जब किसी पॉइंट पर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे में हमको पार्टिकल की पोजीशन तो पता चल जाती है, लेकिन वेव फंक्शन से जुड़ी हुई सारी जानकारी लॉस्ट हो जाती है। वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है जिसको दोबारा से क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही हैं वो टाइम इरिवर्सिबल है और एरो ऑफ टाइम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। बट अभी तक हमको ये क्लियर नहीं है कि क्वांटम मैकेनिकल एरो ऑफ टाइम बाकी के एरो ऑफ टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिकल एरो ऑफ टाइम थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हो सकता है कि नेचर में कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन हायर एंट्रोपी स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो। तो मतलब जब वेव फंक्शन कोलैप्स होता है तो वहाँ पर एरो ऑफ टाइम क्रिएट होता है। तो ये सब था तीनों एरो ऑफ टाइम के बारे में। चलिए अब हम टाइम को एक नए नज़रिए से देखते हैं। चलिए अब हम मान कर चलते हैं कि टाइम एक वेव है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाइम वेव कैसे हो सकता है। मैंने कहा मान लीजिए टाइम एक वेव है। अभी हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो चलिए हम इस बात को प्रूव करते हैं कि टाइम एक मूविंग वेव है। हम इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन के साथ प्रूव करेंगे। अब अगर टाइम एक मूविंग वेव है तो जिस तरह नॉर्मल वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, उसी तरह हो सकता है कि टाइम वेव भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हो, प्रोसेसेस को होने में मदद करती हो। क्योंकि अगर टाइम एक वेव है तो फिर उसकी भी बाकी की वेव्स की तरह प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसमें भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, डाइफ्रैक्शन हो सकता है और इंटरफेरेंस भी हो सकता है। जिस तरह नॉर्मल वेव अपनी डायरेक्शन को बदल सकती हैं, रिफ्लेक्शन कर सकती हैं, रिफ्रैक्शन कर सकती हैं, इनफैक्ट डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती हैं, तो अगर टाइम भी एक वेव है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम भी अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है। मे बी ये सब पॉसिबल हो। दरअसल इन्हीं सब रीजन के कारण एल्बर्ट आइंस्टीन ये मानते थे कि टाइम एक इल्यूजन है। अगर टाइम वेव के कंसेप्ट को हम रियल माने तो इससे रिवर्स एजिंग टेक्नोलॉजी भी अचीव हो सकती है। सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि ये सब इल्यूजनरी है, बट मे बी ये फ्यूचर में सही हो जाए। इसी तरह अगर हम ये डिस्कवर कर लेते हैं कि टाइम को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, तो हो सकता है हम टाइम को रिवर्स करना भी सीख जाएं। दरअसल हमारी क्लॉक्स टाइम को डिटेक्ट नहीं करती। टाइम को डिटेक्ट करने का मतलब है कि हमको एक इनविजिबल टाइम वेव को ढूंढना होगा। चलिए हम इस वेव को थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव कंसेप्ट के अनुसार लैम्डा होता है h/p। यहाँ से हम प्लैंक कांस्टेंट को लिख सकते हैं h = λp। यहाँ पर p होता है मोमेंटम, लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और h होता है प्लैंक कांस्टेंट। अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, उसी तरह एनर्जी और टाइम में भी अनसर्टेनिटी होती है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा E × डेल्टा t > h/4π। मतलब मिनिमम अनसर्टेनिटी इन टाइम यानी डेल्टा t मिनिमम = h/4π × डेल्टा E। अब h की जगह पर हम लैम्डा × p लिख देंगे। तो इसको हमने कहाँ से लिख दिया? इसको हमने लिखा है डी ब्रॉगली कंसेप्ट से। तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा t मिनिमम = λp/4π डेल्टा E। अब p की जगह पर हम m × v लिख देंगे और डेल्टा E की जगह पर हम ½ mv² लिख देंगे। तो जब आप कैलकुलेशन करके इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा t मिनिमम की फाइनल वैल्यू आएगी λ/2πv। इस इक्वेशन से क्या बात साबित होती है कि डेल्टा t मिनिमम की वैल्यू लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर डायमेंशनल एनालिसिस से भी इसको देखो तो डेल्टा t की वैल्यू सेकंड ही आएगी। तो फिलहाल इस इक्वेशन के बारे में आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।
अब ऐसा भी नहीं है कि केवल मॉडर्न लोगों ने ही एरो ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट किया है, बट अलग अलग कल्चर, अलग अलग नोटेशन और एरो ऑफ टाइम को काफ़ी पुराने समय से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लाइक वेस्टर्न व्यू के हिसाब से टाइम लीनियरली मूव करता है, जिसमें प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को सेपरेट करता है। लेकिन हिंदू और इंडियन व्यू के हिसाब से टाइम साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है। इंडियन व्यू में यस्टरडे और टुमारो के लिए एक ही नाम है जिसको हम कहते हैं कल। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों को इंडियन व्यूज़ के हिसाब से हम काल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू व्यूज़ समय न केवल एक चक्कर में घूमता है, बल्कि समय काल में हो रहा हर एक इवेंट अपने आप को दोबारा से रिपीट करता है। इवेंट्स की भी एक साइकिल होती है। लाइक माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि लॉर्ड राम और हनुमान के अलग अलग वर्जन्स मौजूद थे। मतलब कुल मिलाकर हिंदू व्यू ऑफ टाइम के अनुसार टाइम साइक्लिक है और हमेशा राउंड में घूमता रहता है। मतलब एरो ऑफ टाइम एक सर्किल है जिसको हम कहते हैं समय का चक्र। इसी प्रकार से चाइनीज व्यूज के अनुसार टाइम अपवर्ड फ्लो करता है, यानी कि डाउन से अप। बट आज के वैज्ञानिकों के हिसाब से टाइम का फ्लो लीनियरली होता है और एरो ऑफ टाइम पास्ट से फ्यूचर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो फिलहाल आप बताइए आपका एरो ऑफ टाइम के बारे में क्या सोचना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।